गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, मैं दिलीप गुप्ता, आपका क्लास टीचर बीए फर्स्ट ईयर में, और मैंने आपके कई सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। आज आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर टॉपिक की एक एक बात को समझना है, क्योंकि आप पहली बार देखिए बीए की क्लासेस में आए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके लिए हो सकता है चीज़ें काफ़ी नई हों और आप इसमें ना रख पाए। इसलिए इस क्लास को बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी विस्तृत रूप में एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक लेके आया हूँ जो कि नदी के अपरदन कार्यों से संबंधित है। तो देखिए, प्रकृति में 4-5 शक्तियाँ पाई जाती हैं, उनमें से नदी यानी कि बहते हुए जल के कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भी कई सारी जो है अपरदनात्मक और जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो देखिए, इसमें नदी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा नदी के अलावा भी कई सारे हैं, जैसे कि हिमानी हो गया, बर्फ है ना, वो भी एक मतलब प्रकृति की शक्ति है। एक बहता हुआ जल ये हो ही गया, 2 एक सागरी तरंगें हो गई आपकी, यानी सागरी लहरें हो गई, 3 इसके अलावा पवन जो है वो भी प्रकृति की एक शक्ति है, वो भी क्या है अपरदन और निक्षेपण करती है। और 5वां है आपका जो है आपकी कास्ट प्रोसेस है ना, यानी कास्ट स्थलाकृति है, जो कास्ट प्रदेशों में, चूना पत्थर के प्रदेशों में मुख्यतः पाई जाती है। तो ये 5 है आपकी। एक परिहानी और है, वो तुरंत वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे से नंबर खींचे जा सकते हैं, पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपके चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप चित्र भी बना सकते हैं इसमें। वैसे तो मैं आपको सब पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, बट यहाँ पर आपको हर चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शक्ति है ना, क्योंकि ये बहते हुए जल के अंतर्गत आती है। तो आपको मालूम है नदियाँ कई प्रकार की होती हैं, और नदियों में काफ़ी मात्रा में जल जो है प्रवाहित होता है। नदियों के आपको पता है स्रोत भी कई सारे होते हैं। बहुत सी नदियाँ ऐसी होती हैं जो हिमानियों से निकलती हैं, पर्वतों के ऊंचे प्रदेशों से निकलती हैं, जिनका जो स्रोत होता है वो हिमानियाँ होती हैं। जैसे गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुना नदी का यमुनोत्रीय है ना, और जैसे आपका ब्रह्मपुत्र का चेमाइडुंग हिमानी है ना, और कई सारी नदियाँ हैं। जैसे आपको मालूम है हमारी पृथ्वी पर 2 पोल हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल कहते हैं इसको, एक दक्षिणी ध्रुव है जिसे साउथ पोल कहते हैं। ऐसे ही एक तीसरा पोल भी है। पोल का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल पर वह स्थान जहाँ पर आर्कटिक महासागर के पास है, जहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुंच पाता है। इसलिए साल भर लगभग ये ध्रुव के जो क्षेत्र होते हैं ये बर्फ से जमी रहती है, और बर्फ की बेइंतहा मोटी लाखों साल पुरानी परतें वहां पर आज भी जमा है, जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं और इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पोल की जो बर्फ है वो पिघल जाएंगी तो आपको पता है सागर तल जो है काफी ऊंचा हो जाएगा। जैसे आपको बता दूं, क्रिटेशियस काल में आज से 14 करोड़ साल पहले जो सागर का तल था वो वर्तमान सागर तल से 170 मीटर ऊंचा था, यानी कि वर्तमान में हम जो सागर तल देखते हैं वो आज जो है 170 मीटर नीचा है, ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रमाण खोजा है। तो देखिए तीसरा पोल हमारा कहाँ पर है, वो है हिमालय पर्वत, तिब्बत और सुलेमान पर्वत को मिला करके जो आपके जो ग्लेशियर है, बहुत सारे विश्व के लगभग सबसे बड़े ग्लेशियर भी इसी बेल्ट में पड़ते हैं, हिमालय पर्वत वाली श्रेणियों में पड़ते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी का तीसरा पोल भी कहते हैं। तो इन्हीं से काफी सारी नदियों का उद्गम हुआ है। इसके अलावा नदियां जो है झीलों से भी निकलती हैं, है ना, उनके कई नदियों के भूमिगत स्रोत भी है ना, जैसे कि नील नदी है जो अफ्रीका की, वो एक विक्टोरिया झील से निकली है ना। तो कई सारे स्रोत हैं। देखिए, तो नदियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी नदियां होती हैं, एक अस्थायी नदियां होती हैं, है ना। स्थायी नदियां भी होती हैं जिनका स्रोत जो है एक निश्चित होता है, जैसे हिमालय प्रतिवर्ष उनमें चल रहता है। अस्थायी नदियां वो होती हैं जो बारिश हुई उसके दौरान जो उत्पन्न हो गई, उनको हम अस्थायी नदियां कहते हैं ना, क्योंकि इनकी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं होती है और ये कभी भी उत्पन्न हो जाती है, कभी भी खत्म हो जाती है। जैसे क्या है, लूनी जो है आपकी पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, परंतु अन्य नदियां हैं वो क्या सी हैं, वो कभी सागर तल तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो आंतरिक भाग में ही सूख जाती हैं ना। केवल एकमात्र लूनी ही ऐसी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर के गिरती है ना, गुजरात में। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको समझना है उनको, मैं बारी बारी से आपको लेके चलाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भौतिक भूगोल जो है आपके भूगोल का सबसे पहला एक प्रामाणिक मेरुदंड है। अगर आपने भौतिक भूगोल के टर्म्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे भूगोल पढ़ने में कभी भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज को समझना है, बहुत गहराई से समझना है। तो देखिए एक एक चीज को हम समझते चलते हैं। तो मैंने आपको बताया नदियों में, लेकिन नदियां 3 प्रकार के कार्य करती हैं, जिसे हम त्रिकल कार्य कहते हैं, वर्क ऑफ 3 वे वर्क ऑफ ट्रायो है ना, ट्रायो मतलब 3 है ना, TRIO है ना,
तो मतलब थ्री वे ऑफ वर्क के जो है नदियां करती हैं, 3 प्रकार के कार्य करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? अपर्दन करती हैं, एक तो सबसे पहले क्या करती हैं? अपर्दन करती हैं, है ना, निक्षेपण करती हैं, है ना, और क्या करती हैं? और परिवहन करती हैं। देखिए नदियां क्या करती हैं? निक्षेपण भी करती हैं, अपर्दन भी करती हैं। अपर्दन कैसे करती है? जब नदियां चलती हैं तो अपने साथ चट्टानों को काटती हैं, है ना, धरातल को काटती हैं, काट करके अपने साथ पदार्थों को ले जाती हैं, तो इसको कहते हैं अपर्दन, यानी काटना, है ना। अपर्दन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को काट करके या किसी अवसाद को काट करके अपने साथ गति सीमा में ले जाना, इसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है गतिशील। आच्छादन सॉरी एक होता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? उसी स्थान पर मलविका अपरदित होकर अपने मतलब संसाधित होकर के गिरना, है ना। तो ये अपक्षय में और अपर्दन में यहाँ पर अंतर है। अपर्दन का मतलब होता है कि उसे प्रकृति की शक्तियों द्वारा परिवहित कर दिया जाए, है ना। निक्षेपण क्या होता है? नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर के चलती हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की नदियां 5 अरब टन मलबा अपने साथ प्रतिवर्ष ढो करके ले जाती हैं, उसे समंदर में फेंक देती हैं। प्रतिवर्ष 5 अरब टन मलबा। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जो नदियां होती हैं वो समतल स्थापन का कार्य करती हैं। जो विकृतियां, जो धरातलीय शक्तियां, जो आंतरिक शक्तियां, जो धरातल पर विकृतियां उत्पन्न कर देती हैं, उन विकृतियों को समाप्त करने का कार्य या समाप्ति करने का कार्य, समतलीकरण का कार्य काट करके अपर्दन करके नदियां करती हैं। प्रकृति की शक्तियां उसमें लगी रहती हैं, यानी कि ये प्रकृति की जो शक्तियां ये हर समय क्या है? कार्यरत, जैसे पवन हो गया, ये नदी हो गई है। निक्षेपण क्या होता है? जब अपने साथ ये जो मलबा आता है, इनके साथ में जो अवशिष्ट आता है, जो इनके साथ जो मतलब जो अवसाद आते हैं, ये उनको क्या करती है? नदी में बोझ की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको परिवहित करने के बजाय वो क्या करती है? उसको छोड़ने लगती है। यानी जब नदी के गति में कमी आ जाती है, नदी के वेग में जब कमी आ जाती है, तो अपने साथ लाए गए मलबे को क्या करती है? परिवहित करने की बजाय वो उसको वहीं रखना शुरू कर देती है। तो इसे हम कहते हैं निक्षेपण। और परिवहन तो आप समझते ही, नदी के साथ जो कण चलते हैं, जो अवसाद चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नदी अपने साथ लेके चलती है, इनको तो हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो हम इन्हीं चीजों को समझेंगे। तो देखिए नदी के अपर्दन का सिद्धांत में आपको बताऊं, नदी के साथ कई प्रकार के कंकड़ पत्थर चलते हैं, हम केबुल, पोबुल और पता नहीं है क्या क्या कहते हैं, मैं आपको बताना होगा। पेबुल कहते हैं उनको, पोबुल कहते हैं, बोल्डर्स कहते हैं इनको। देखिए बोल्डर होते हैं वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे 264 mm के होते हैं, 256 mm। कोबुल होता है वो थोड़ा इससे बड़ा होता है, 64 से लेकर 256 mm के बीच होता है ना। पेबुल होता है वो छोटा होता है, 4 से 64 mm का होता है। एक ग्रेनुल होता है 204 मिलीमीटर के कण होते हैं, चट्टानों छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो नदियां अपने साथ इन अवसादों को लेकर के चलती हैं, बड़ी मात्रा में चलती हैं नदियां इनको अपने साथ लेकर के, है ना। तो नदी के जब ये नदी अपने साथ लेकर चलती है तो उसमें क्या बोझ की वृद्धि हो जाती है ना। तो देखिए नदी जो अपर्दन करती है उसके कई सारे रूप होते हैं, यहाँ पर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी के अपर्दन के रूप है, देखिए अपर्दन के रूप क्या है? देखिए अपर्दन के रूप, फॉर्म्स ऑफ इरोजन। तो क्या है? देखिए फॉर्म्स ऑफ इरोजन क्या है यहाँ पर? देखिए सबसे पहला है घोलीकरण या संचालन, सॉल्यूशन और कोलिजन। ये क्या होता है? देखिए घोलीकरण। देखिए नदियां क्या होती है? नदियां जब चलती हैं, जब बहती हैं, तो अपने साथ जिस धरातल से होकर बहती हैं, वहां चट्टानी धरातल या कैसा भी धरातल है, तो अपने जल के द्वारा ये उन चट्टानों से खनिजों को क्या करती हैं? घोल लेती है अपने साथ में लाके। जैसे नमक की चट्टान पड़ गई बीच में तो उसको घोल लिया, या कुछ ऐसे चट्टानें मिल गई जिनमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो नदी के जल के साथ घुल जाते हैं, तो नदी क्या करती है? उनको घोल करके अपने साथ लेके चलती है, जिसको कहते हैं घोलीकरण, है ना। नदियां इन पदार्थों को घोल करके बड़ी मात्रा में ले जाती हैं और घोल करके ही काफी, और जब घोलीकरण करती हैं तो इससे क्या होता है? चट्टान में धरातल के भाग वो क्या ढीले पड़ जाते हैं और ढीले होकर के नदी के साथ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? वो नदी के कारण ढीले पड़ जाते हैं और उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि उस स्थान पर गए तो नदी के जल के साथ वो क्या हो जाते हैं? घुल करके बहना शुरू कर देते हैं, ना। प्रतिवर्ष नदियां, मैंने आपको बताया ना, लगभग 5 अरब टन मलबा अपने साथ घोल करके लेकर के जाती हैं और समुद्रों में फेंक देती हैं। एक प्रश्न यहाँ पर और भी है, हमारे इसका उत्तर आपको बाद में दूंगा। प्रश्न ये है कि नदियां अपने साथ हर साल 5 अरब टन से ज्यादा अवसादों को बाहर करके ले जाती हैं और समुद्र में फेंक देती है। समुद्र भर क्यों नहीं गया? लाखों सालों से डाल रही नदी, कोई 1-2 दिन से तो डाल नहीं रही है। जब लाखों सालों से डाल रही तो क्या कारण है कि समुद्र भर नहीं रहा है? कैसे, ऐसे कौन से कारण हैं जो नदियां डाल जाती हैं लाखों सालों से इतना मलबा डालती? प्रतिवर्ष 20,000 टन तो अकेले गंगा नदी ही डाल देती है बंगाल की खाड़ी में। फिर भी नदियां इतना मलबा डाल रही हैं तो समुद्र भर क्यों नहीं रहे, पट क्यों नहीं रहे हैं, है ना। जब आपको पता है कि झीलों में भी जब क्या होता है, नदियां अपने साथ मलबा ला करके झीलों में बांट देती है तो झीलें भी तली उथली हो जाती है और झीलें भी भर जाती हैं और झीलें समाप्त हो जाती हैं, ना।
तो परंतु समुद्र क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? तो मैं आपको इसका कारण भी आपको अगली जगह बताऊंगा, है ना। तो देखिए इसके बाद क्या है, अपघर्षण। देखिए नदियां अपने साथ जो मलबा लेकर के चलती है, जो ग्रेनुल है, पेबुल है, कोबुल है ना, ये क्या सब बोल्डर है, ये सब क्या अपने साथ लेकर के चल रही है, कणों को लेकर के चल रही है। तो ये जब नदी के साथ चलते हैं तो ये नदी के साथ बहते हैं तो ये क्या होता है, ये जमीन को तो रगड़ते ही हैं, पार्श्वों को भी रगड़ते हैं, पार्श्व मतलब नदी के दोनों किनारों को भी रगड़ते हैं, मतलब और ये रेग क्या करते हैं, रेगमाल की तरह काम करते हैं। जो कण चलते हैं नदी के साथ में, जो टुकड़े चलते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े चलते हैं, ये क्या करते हैं, रेगमाल की तरह काम करते हैं, जो जमीन की नदी की तली को तो घिसते ही हैं और साइडों को भी घिसते हैं, है ना। साइडों को घिसते तो नदी की जो घाटी उसकी चौड़ी होती है, जमीन के अंदर नीचे की लंबवत प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, नदी की घाटी गहरी होती है इससे। तो अपघर्षण में क्या होता है, दोनों जो कण है वो आपस में घिसते हुए चलते हैं, है ना, वो मतलब साइडों को घिसते हुए चलते हैं, तो इससे क्या नदी की घाटी चौड़ी होती है, इसको कहते हैं अपघर्षण, है ना। एक संधि घर्षण होता है। देखिए संधि घर्षण क्या होता है, जो नदी के साथ जो कण चलते हैं, जो टुकड़े चलते हैं पत्थरों के, है ना, लुढ़क कर चलते हैं, सस्पेंशन अवस्था में चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कण जो है आपस में भी तो टकराते हैं, है ना। जो मलबा चल रहा है नदी के साथ में, वो नदी के साथ बहते हुए आपस में भी तो रगड़ खाता है, आपस में टकराता है, और आपस में टकराते हुए भी ये कण क्या होते हैं, छोटे 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 होते रहते हैं ना, और फिर क्या होते हैं, आपस में भी रगड़ खा करके इनमें हुआ प्रदान आपस में भी चलता रहता है। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जाते हैं, और कुछ कण तो उसमें छोटे हो जाते हैं कि वो सस्पेंडेड अवस्था में चलते हैं। सस्पेंडेड मतलब समझना यहाँ पर बहुत जरूरी, सस्पेंडेड ये क्या होता है, बहुत उपयोगी वर्ड है ये। आपने स्मॉग का नाम सुना, स्मॉग, स्मॉग, स्मॉग किसका रूप होता है, फॉग प्लस स्मॉग। स्मोक माने क्या होता है, धुआं, और फॉग माने क्या होता है, कोहरा। कोहरा होता है नहीं होता, और स्मोक माने क्या होता है, धुआं। स्मोक बन जाता है इन दोनों के मिलने से। स्मोक क्या होता है, देखिए, है ना, जब धुएं के कण कोहरे में मिश्रित हो जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का धुआं बनता है जिसको हम स्मोक कहते हैं। स्मोक के अंदर जो है, जो धुएं के कण होते हैं, जो सस्पेंडेड होते हैं, वो लटके रहते हैं स्मोक के अंदर, यानी कि हवा में क्या कहते हैं, कुछ इतने महीन कण होते हैं कि वो इस धुएं को इस कोहरे में प्रवेश कर जाते हैं, और कोहरे में प्रवेश करके ये क्या होता है, हवा में लटकी हुई अवस्था में रहते हैं। इसलिए एक घातक प्रकार के इसका निर्माण होता है, किसका, स्मोक का। इस स्मोक के कारण क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो PM 2.5 के होते हैं या PM 10 के होते हैं। PM 2.5 आपको मालूम है, पूरी की पूरी दिल्ली इसी में से परेशान है, PM 2.5 और PM 10। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि जब आपको मालूम है, जब हरियाणा के, पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये किसान क्या करते हैं, यहाँ पर पराली जलाते हैं। पराली क्या होता है, चावल उगाते हैं, चावल के बाद जो बचता है नहीं नीचे गट्ठर लकड़ी का, उसे क्या करते हैं, खेतों में ही जला देते हैं। और खेतों में इतनी बड़ी मात्रा में पराली जलाएंगे तो पराली जलाने से क्या हुआ, वातावरण में जो है ब्लैक कार्बन मुक्त हुआ। ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में फसल अवशेषों को यानी पराली को जलाने से एक प्रकार का कार्बन मुक्त होता है, जिससे क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। ये ब्लैक कार्बन क्या होता है, ये ग्लेशियरों की एल्बिडो दर को बढ़ा देता है ना, घटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, परावर्तन, सूर्य का प्रकाश कम हो पाता है और बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। और इस ब्लैक कार्बन की वजह से क्या है, जो ग्लेशियर हमारे हिमालय के वो पिघल रहे हैं, और यहाँ तक कि अंटार्कटिका तक पर ये प्रभाव डाल रहा है ब्लैक कार्बन। ये आपको मैं किसी दिन बाद में बताऊंगा, है ना। तो ऐसे ही स्मोक का निर्माण होता है ना, संधि घर्षण में कहाँ पर, तो सस्पेंडेड अवस्था में भी कुछ कण चलते हैं नदी के साथ, जल के साथ में, मतलब वो छोटे महीन कण होते हैं जो नदी के जल में बीच में लटकते हुए चलते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं नदी के जल के साथ लटकते हुए चलते हैं, उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, लटकन विधि कहते हैं। इसको संधि घर्षण विधि को लटकन विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई सारे महीन कण होते हैं नदी के जल के साथ लटकते हुए चलते हैं, इसलिए उसको सस्पेंडेड कण भी कहते हैं। फिर एक होता है जलगति क्रिया। जलगति क्रिया क्या होती है, जल में भी देखिए जब वेग होता है, जब स्पीड होती है, तो अपने हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा, जलीय शक्ति के द्वारा भी क्या होता है, चट्टानों को ढीला कर देता है, तोड़ मोड़ के अपने साथ कर लेता है, उनको बहा के ले जाता है। तो ये जलगति क्रिया है। तो देखिए घोलीकरण, अपघर्षण, संधिघर्षण और जलगति क्रिया, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी, तो आप इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं, वो है आधार तल। देखिए आधार तल क्या होता है, आधार तल मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्रत्येक नदी एक निश्चित सीमा तक जो है प्रदन करती है।
प्रत्येक नदी जो है एक निश्चित सीमा तक अपरदन करती है, उसके बाद वो अपरदन नहीं करती है ना। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो नवीन नदियां हैं, नई नदियां हैं, युवा नदियां हैं, है ना, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। अभी यमुना नदी की आयु कितनी है, 30,000 साल है। देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हम तो होते ही उम्र इतनी हमारी कम है, पर नदियों के लिए ये उम्र कुछ नहीं है ना। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनकी उम्र कई लाख साल है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही नवीन नदियां हैं। नवीन नदियां क्यों है कि देखिए जो हिमालय पर्वत है वो खुद एक नया पर्वत है ना। ओलिगोसीन टाइम में जो आज से 4 करोड़ साल पहले उठना शुरू हुआ था, लगभग खड़ा हो गया था, और इस पर जो बाद नदियों का निर्माण हुआ, तो ये वो नवीन नदियां हैं। और इसी कारण ये नवीन नदियां जो है अभी भी अपरदन कर रही हैं। और उसका प्रमाण क्या है, इनके साथ आई हुई रेत है ना, रेत के कारण आज भी अपरदन कर रही हैं, यानी कि ये नदियां अभी भी युवा अवस्था में है ना। तो एक नदी, प्रत्येक नदी जो है एक निश्चित सीमा तक अपरदन करती है, उसके बाद जब उसकी घाटी प्रवणित हो जाती है, ग्रेडेड हो जाती है, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडेड हो जाना या आधार तल को प्राप्त करना, उसके बाद नदी जो अपरदन नहीं करती है ना। तो नदी एक निश्चित सीमा तक अपरदन करती है। जब उसकी जो अपरदन की सामर्थ्य है वो जब सागर से तल के बराबर हो जाती है, तब वो उसके बाद अपरदन करना बंद कर देती है, अपरदन नहीं करती है। तो नदी अपनी आधार तल तक ही अपरदन करती है। देखिए आधार तल भी कई प्रकार के होते हैं। अस्थायी आधार तल होता है, क्या यहाँ पे नहीं है, तो देखिए आधार तल तक होता है, तो ये अस्थायी आधार तल होता है। अस्थायी आधार तल क्या होता है कि मान लीजिए किसी नदी ने अपनी घाटी को इतना गहरा कर दिया है कि वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, परंतु फिर भी क्या होता है कि देखिए कि मान लीजिए नदी की घाटी में कोई नवोन्मेष हो गया, यानी क्या हो गया कि बीच का कोई भाग उठ गया, पर्वत उठ गया, भूकंप की वजह से कुछ आ गया, तो फिर नदी क्या करती है, उसको फिर से काटना शुरू कर देती है, अपने पुराने वाले आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करती है। और जब तक काटती रहती है उस बीच में आई हुई बाधा को, यानी जैसे कोई मलबा आ गया बीच में लग गया है ना, कोई मलबा आकर के उस नदी की घाटी में रुक गया, तो नदी उसको काट करके अपनी पुरानी वाली घाटी को प्राप्त कर लेती है। जब तक वो ऐसा करती थी, जब तक पुरानी वाली घाटी को प्राप्त नहीं कर लेती है, तो देखिए नदी क्या करती है, अपनी आधार तल तक अपरदन करती रहती है ना। इसके बाद हम देखते हैं नदी की अपरदन शक्ति को देखते हैं और नदी की परिवहन शक्ति को देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात चीज आपको समझना कि नदी की अपरदन शक्ति, परिवहन शक्ति का क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए नदी की अपरदन जो शक्ति है ना, अपरदन शक्ति, इसको जहां पे जरूर देखना, ये समानुपाती होती है नदी के वेग के, नदी के वेग के वर्ग के, नदी के वेग के वेग होता है इसके वर्ग के समानुपाती होती है। यानी अपरदन शक्ति को दोगुना कर दिया जाए तो नदी का वेग कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी अपरदन नदी की शक्ति की अपरदन शक्ति को दोगुना कर दिया जाए, नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो अपरदन शक्ति कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो 4 चौक 16, 4 का मतलब करोगे कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 गुनी हो जाएगी। तो अपरदन शक्ति होती है नदी की, वो नदी के वेग का वर्ग होती है, यानी नदी के वर्ग के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी नदी का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति 4 गुना हो जाएगी, यदि 4 गुना कर दिया जाए तो 16 गुना हो जाएगी, यदि 16 गुना कर दिया जाए तो 256 गुना हो जाएगी नदी की अपरदन शक्ति। यानी वेग बढ़ने पर अपरदन करने की सामर्थ्य, ताकत जो ज्यादा नदी में आ जाएगी, यानी जितना वेग होगा नदी का वो उसे दुगनी रफ्तार से वेग जो है अपरदन करेगी। इसके बाद देखते हैं हम नदी का परिवहन शक्ति होती है, वो नदी के वेग की क्या होती है, घातांक का 6 होता है। यानी यदि नदी के वेग को अगर मान लो 2 गुना कर दिया जाए तो परिवहन शक्ति कितनी हो जाएगी, 2 का घात 6 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना, यानी 64 गुनी हो जाएगी। यानी नदी के वेग को दोगुना कर दिया है तो उसको परिवहन करने की शक्ति, यानी अपने साथ कैपेसिटी जो हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी, 64 गुनी हो जाएगी। तो दोनों टर्म यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नदी के वेग को हम दुगुना कर दें तो परिवहन की शक्ति 4 गुनी हो जाएगी, यदि नदी के वेग को हम दुगुना कर दें तो परिवहन की शक्ति 64 गुनी हो जाएगी। दोनों, इसे गिलबर्ट की छठी शक्ति का नियम भी कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, गिलबर्ट की छठी शक्ति का नियम, यानी घात 6 लग रही है इस पर, ठीक है। तो ये याद करने का आपका फॉर्मूला, वो आप कैसे याद करेंगे मुझे मतलब नहीं है, मैंने मेरा काम था आपको बताना, अब ये आप समझो या मत समझो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नदी के परिवहन, जो नदी के अपरदन जो रूप है आपके। सबसे पहला देखिए वी आकार की घाटी होती है। नदी क्या करती है, अपनी घाटी को सबसे पहले जमीन की तरफ गहरा करती है, क्योंकि प्रारंभ में जब उत्पन्न होती है तो नदी ऊपर पहाड़ों से पड़ती है, तो वो क्या करती है, शीर्ष अपरदन ज्यादा करती है गहराई की तरफ, है ना, तो उसका वेग अधिक होता है तो नीचे तरफ करता है। तो एक घाटी का निर्माण होता है उसके अंग्रेजी के वी जैसा होता है, इसको हम कहते हैं वी आकार की घाटी, है ना। तो इसके जो ढाल होते हैं दोनों तरफ खड़े ढाल वाले होते हैं और नीचे घाटी बहुत संकीर्ण होती है वी आकार में। इसके बाद देखिए क्या होता है, गॉर्ज होता है। गॉर्ज क्या होता है, देखिए जब घाटी बहुत ज्यादा संकरी होती है, अंदर तक घुसी हुई, अंदर कटाव ज्यादा कर देती है अंदर तक, है ना,
बहुत गहरी, और इसके जो ढाल होते हैं दोनों खड़े ढाल वाले होते हैं, तो उसको कहते हैं गॉर्ज, है ना, है ना। और कैनियन क्या होता है, जब गॉर्ज जो काफी विस्तृत होता है तो उसको हम कहते हैं कैनियन, है ना। गॉर्ज जो है कैनियन का छोटा रूप है ना। तो आपने सुना होगा ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे प्रमुख कैनियन है ना। ग्रैंड कैनियन आपने सुना होगा, कोलोराडो नदी पर, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में, एरिजोना स्टेट है अमेरिका का, वहां पर एक नदी बहती है कोलोराडो। इसका ग्रैंड कैनियन जो है विश्व का सबसे गहरा, 2 किलोमीटर गहरा है ये ग्रैंड कैनियन। कितना? 2 किलोमीटर जमीन के अंदर। देख लोगे इतना ऊंचाई से? मैं तो नहीं देख पाऊंगा 2 किलोमीटर। तो आप देख लेना भाई, ग्रैंड कैनियन है ये 2 किलोमीटर गहरा है, और लगभग आपको बता दूं कितना बड़ा है, 482.8 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। 482.8 किलोमीटर, आप समझते हो कितना, 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला वो ग्रैंड कैनियन। ये विश्व प्रसिद्ध कैनियन है, जो विश्व का सबसे गहरा कैनियन है, सबसे बड़ा कैनियन है। कोलोराडो नदी पर है, एरिजोना प्रांत में, अमेरिका में। ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद देखिए जलप्रपात और छिपका। छिपका क्या होती है? जलप्रपात और छिपका क्या होती है? देखिए आपको, जब नदी का जल जो ऊंचाई से गिरने लगता है ना पहाड़ पर से, तो उसको हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं वाटरफॉल। नदी जो पहाड़ पर से ऊपर से गिरने लगती है तो इसको क्या कहते हैं? वाटरफॉल। आप इसका चित्र बनाते हैं, दैट्स इट। इसके बाद छिपका क्या होती है? देखिए छिपका जो होती है वो क्या होती है, वो जलप्रपात का छोटा रूप होता है ना। मान लीजिए कि ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, उसमें से जो झरना बन गया, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? छिपका कहते हैं। छोटा रूप क्या होता है? छिपका होती है। बड़ा रूप क्या होता है? जलप्रपात होता है। समझ में आ गया आपको? जलवर्तिका देखते हैं, अगला जो अपरदनात्मक इस्तेलाह करती है इसकी। जलवर्तिका क्या होता है? जब नदी का जब ऊपर से जब गिरता है, जब झरने के रूप में, तो बहुत तेजी से गिरता है। जमीन पर क्या होता है, काफी साल तक गिरते गिरते रहने से क्या होता है, पोर्ट होल्स, मतलब क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं गहरे गहरे, है ना। और ये बलमे की भांति काम करने से, बढ़ई का बलमा होता है ना, एकदम घुमाता है, छेद होता जाता है नीचे की तरफ, है ना। तो ऐसे ही जब पानी क्या होता है, इसमें गड्ढा करता है, पोर्ट होल काफी बड़े हो जाते हैं, है ना। इसी को हम कहते हैं जलगर्तिका, है ना। इसके बाद अगली चीज है वो है आपकी नदी वेदिका। नदी वेदिका क्या होती है? देखिए, है ना, नदी क्या करती है, अपनी घाटी को गहरा करती जाती है, गहरा करती जाती है, गहरा करती जाती है ना। तो देखिए नदी पहले इस वाली घाटी में थी, उसने और गहरा साइड में काट दिया, तो ऐसे क्या होता है, ये शोकनाकार को बन जाते हैं, शोकनाकार, है ना, सीढ़ी जैसे, है ना। और बीच में से नदी बह रही होती है ऐसे, है ना, ये बह रही है नदी। तो ये घाटी बन गई है ना आपकी, ये आपकी क्या बन गई, ये वेदनाकार आपकी घाटी बन गई ना, वेदिका वाली। वेदिका मतलब क्या होता है? सीढ़ीदार। तो सीढ़ीदार जो बन गई, पहले नदी ऊपर बहती थी, उसने काट दिया और गहराई में आती है, ऐसे तो वेदिका बनती जाती है ना नीचे, नदी बीच में बहती जाती है, तो नदी गहराई में जाती है और वेदिकाएं बढ़ती जाती है ना, इसको कहते हैं नदी वेदिका। हालांकि देखिए आपको तो कई नदियों की वेदिकाओं के बीच में अंतर जो कई मीटर, 100, 200, 300 मीटर, 500, 1000 मीटर तक का अंतर मिलता है ना। यार वेदिका बहुत ऊंची भी होती है, ऐसा नहीं आप आराम से पेड़ से चढ़ के निकल जाओ, पार कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि 800, 900 या 1 किलोमीटर ऊंची हो ये वेदिका दूसरी वेदिका से, है ना। तो कई 2-3 किलोमीटर गहरी नदियां भी होती हैं, है ना। जैसे सिंधु नदी ने क्या है, 2 किलोमीटर गहरा गॉर्ज बनाया है, ताकि देखना कभी कश्मीर में, लद्दाख के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चाप या गोपुर झील, है ना। जब नदी या मैदानी भाग में उतरती है, मैदानी भाग में उतरती है तो क्या होता है, उसका वेग जो है कम हो जाता है ना। नदी जब आती है ना पहाड़ पर से, तो वेग उसका काफी होता है, परंतु जब मैदानी भाग में आती है तो नदी जब मैदानी भाग में आने पर क्या होता है, उसका वेग में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? कि मैदानी भाग में ढाल इतना होता नहीं है, तो नदी की वेग में कमी आ जाती है, गति में कमी आ जाती है। तो नदी क्या होती है, सांप की तरह लहरा लहरा करके चलने लगती है मैदान में, है। तो जब सांप की तरह लहरा लहरा के चलती है तो इसके घुमावदार जो रास्ते से होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मियांडर्स कहते हैं, MEANDERS, रिवर मियांडर्स कहते हैं, है ना। इसी को हिंदी में हम कहते हैं नदी विसर्ग। तो नदी विसर्ग कहाँ पे बनते हैं, नदी की मध्य अवस्था में बनते हैं। मध्य अवस्था कहाँ पे है, पहली अवस्था कहाँ पे थी, जो शीर्ष पर उत्पन्न होती थी पहाड़ पर, मध्य अवस्था आ गई मैदान की, और अंत अवस्था कौन सी आ गई आपकी, जब नदी समुद्र में मिलेगी वो अंतिम अवस्था हो जाएगी। तो मध्य अवस्था में ये ऐसे घुमावदार मैदान बनते हैं, मैदान मतलब घुमावदार मोड़ बनते हैं नदियों में, इसको हम कहते हैं नदी विसर्ग कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, नदी विसर्ग के बाद चाप झील या गोपुर झील। अब इसको यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाप झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखिए यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, नदी ऐसे मियांडर्स बना के बहती है, तो कभी कभी नदी के भाव में एकदम तेजी से गति आ जाती है। गति आने के बाद क्या होती है, वो अपने सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है, सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। फिर मान लीजिए पहले यूं बह रही थी, अब ये यूं आ गई, है ना,
तो ये नदी क्या है, ये अपने पुराने माँ को, इसने विसर्ग वाली माँ को छोड़ दिया, इसमें पानी भरा रह गया है ना, तो इसको हम कहते हैं विसर्प झील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विसर्प झील कहते हैं। क्योंकि नदी ने क्या किया, नदी के वेग में अचानक गति आ गई तो सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगी, और जो टेढ़ा मार्ग था उसने छोड़ दिया, तो जो छूटे हुए मार्ग है इसमें पानी भरा रहेगा और ऐसे इस अस्थायी झील बन जाएगी। इसको हम कहते हैं विसर्प झील कहते हैं इसको, है ना। विसर्प झील या छाड़न झील भी कहते हैं इसको हम, ऑक्सबो लेक भी कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इसका आकार कैसा है, धनुष के आकार का है ना, धनुष के आकार का, इसलिए इसको ऑक्सबो, बो माने क्या होता है धनुष, BOW, बो माने इसमें क्या कहते हैं, धनुष कहते हैं, तो धनुष के आकार का है, ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको। इसके बाद हम अगली चीज पढ़ेंगे, देखिए इसमें विसर्प को भी कई प्रकारों में बांटा जाता है। अध्ययकर्तिक विसर्प, अध्ययकर्तित विसर्प होता है एक, है ना। अध्ययकर्तिक विसर्प क्या होता है, देखिए यहाँ पर अध्ययकर्तिक विसर्प समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नदी विसर्प बनाती हुई बह रही है ना। अब नदी विसर्प बनाती हुई बह रही है तो कभी कभी होती है क्या है, नदी विसर्प बना रही है टेढ़े मेढ़े, नदी विसर्प के अंदर भी और विसर्प बना देती है, विसर्प के अंदर और गहराई काट करके नदी जो जमीन की तरफ और गहराई में काट करके उसको विसर्प के अंदर एक गहरा विसर्प बना देती है। इसे कहते हैं अध्ययकर्तित विसर्प, अध्ययकर्तित विसर्प। ये समझ लेना यहाँ पर, अध्यय माने होता है अंदर का, अंदर, कर्तित मतलब काटा हुआ विसर्प, यानी विसर्प के अंदर भी विसर्प काट दिया नदी ने, तो इसको हम कहते हैं अध्ययकर्तित विसर्प। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसे हम देखिए सामान्य विसर्प कहते हैं और इसे अध्ययकर्तित विसर्प कहते हैं। इसे कहते हैं इंसाइज्ड, INSICED, इंसाइज्ड मियांडर्स कहते हैं इसको, यानी विसर्प के अंदर विसर्प काट देते उसको कहते हैं नदी विसर्प, है ना, अध्ययकर्तित विसर्प, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है वो हमारा, वो है, तो ये है आपके नदी के अपर्दन की स्थलाकृतियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदी की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। नदी के निक्षेपण कब होता है, देखिए जब नदी के वेग में कमी आ जाती है। नदी विक्षेपण होने का कारण क्या है, निक्षेपण करने का कारण क्या है, नदी निक्षेपण स्थलाकृतियों में सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए कई सारी स्थलाकृतियां हैं, निक्षेप जनित स्थलाकृतियां। अब देखिए क्या हो गया, नदी मैदान में आ गई तो क्या है, काटेगी तो है नहीं, अपर्दन तो ज्यादा नहीं करेगी, अपर्दन इतना प्रभावी रहेगा नहीं, फिर मैदान में आ गई, गति बहुत कम हो गई, तो अब क्या करेगी, अपने साथ लाए हुए मलबे को बिछाना शुरू कर देगी, तो इसे कहते हैं निक्षेप जनित स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो सबसे पहला क्या है इसमें, देखिए जलोढ़ पंख है, पहला इसमें जलोढ़ पंख है, दूसरा है जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, और क्या है, बालुका पुलिन है, बालुका पुलिन है ना, प्राकृतिक तटबंध है, प्राकृतिक तटबंध, एक एक को समझते चलना, अच्छे से याद हो जाएगा। पांचवा है बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान ये भी बनाती है नदी। और छठा है जो सबसे अंत में बनाती है वो है डेल्टा, समुद्र में मिलने से पहले नदी क्या बनाती है, डेल्टा। तो देखिए हर नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कुछ विशिष्ट नदियां जो ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जलोढ़ पंख क्या होता है, देखिए है ना। तो नदी देखिए पहाड़ों में बनाती है, जब पहाड़ों से उतरती है ऊपर से, ये पहाड़ों से उतरता है, ये मान लीजिए ना, तो अपने साथ गाद की एक महीन परत लेके आती है, जिसको वो मैदान से पहले ही युवा ढलानों पे जमा कर देती है, और ऐसा दूर से देखने में ये पंखे के समान लगते हैं, इसलिए हम इसको जलोढ़ पंख कहते हैं, है ना। अब देखिए जलोढ़ शंकु क्या होते हैं, जब मान लीजिए जो ढाल पर क्या होता है, नदी उतर रही है तो उसके साथ बड़े बड़े पत्थर के कण होते हैं, तो पत्थरों को क्या करती है, वो कोण त्रिभुज के आकार में जमा कर देती है ना नदी, तो त्रिभुज के आकार, इसको कहते हैं जलोढ़ शंकु। इसके बाद देखिए बालू का पुलिन होता है ना। बालू का पुलिन क्या होता है, नदी के साथ बहुत सारे बालू बहा करके लाती है, और उससे क्या करती है, वो अपने किनारों पर तटों का निर्माण कर देती है ना। नदी अपने सारे किनारे क्या करती है, बालू को जमा कर देती है, और इस प्रकार से प्लेटफॉर्म बन जाता है, मैदान सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं बालू का पुलिन। इसके बाद प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, नदी मैदान में बह करके आती है तो अपने साथ मलबा ला करके आती है, तो अपने किनारों पर जमा करती जाती है, किनारों पर, है ना, किनारों पर जमा करती जाती है ऐसे, है ना। और ये किनारे ऊंचे होते जाते हैं, तो नदी की अपने आप एक प्राकृतिक रूप से एक सीमा बन जाती है, नदी इसमें से होकर के बहने लगती धीरे धीरे, है ना,
ये प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। ये प्राकृतिक तटबंध जो है काफी मजबूत होते हैं। कभी कभी ये प्राकृतिक तटबंध जो है बाढ़ आने से टूट जाते हैं, जैसे भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं, और ये प्राकृतिक तटबंध इतने विस्तृत हो जाते हैं कि कभी कभी इन पर मानव बस्तियां तक बस जाती हैं। इसके बाद देखिए बाढ़ का मैदान, जब नदी जो है प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं तो अपने साथ लाए हुए मलबे को क्या करती है, अपने साथ के बगल के मैदानों में बहा देती है, मैदानों में अपने साथ लाए हुए मलबे को फैला देती है, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है, बाढ़ का मैदान। और डेल्टा तो आपको पता ही है, नदी मिलने से पहले क्या करती है, डेल्टा बनाती है। सागर में मिलने से पहले जैसे ग्रीक अक्षर डेल्टा के से मिलता है, डेल्टा, इसको हम कहते हैं नदी डेल्टा। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है पहले से ही। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो बहते हुए जल की नदी के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थल रूप में, अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप मुझसे फिर भी कह सकते हैं। मैंने बहुत स्पीड में आपको समझाया है, और जितना भी इनका मर्म तत्व था मैंने आपको बता दिया है, इसमें और कुछ नहीं है। आप इसको, इसके अलावा मैंने आपको जो की पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बहुत से छोटे शब्दों में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। काफी कुछ चीजें मैंने आपको इसमें स्पीड में बताई हैं, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है यहाँ पर। और मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, उसमें आकर के आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।